Good morning all. Today we are going to solve recently held Narmada question paper, advertisement number 15 2020-21. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें से टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे जो कि 200 क्वेश्चन इसमें होता है। तो पहले 50 क्वेश्चन हम देखेंगे इस पार्ट में। 4 पार्ट में इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे, 50 क्वेश्चन इन ईच पार्ट। ओके, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन। प्रोविजनल आंसर की हमारे साथ आ चुका है, तो हम आंसर को भी देखेंगे और अपना आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे। देखिए परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ शुड वेरी फ्रॉम। तो ब्रिक का और सीमेंट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है प्रपोर्शन को लेके। व्हाट शुड बी द प्रपोर्शन, व्हाट इज द प्रपोर्शन, इसकी वैल्यूज को आप याद रखिए सीमेंट और ब्रिक के केस में हमेशा खास करके। तो ब्रिक में क्या होता है, सबसे जो हाईएस्ट प्रपोर्शन होता है वो होता है सिलिका का, SiO2 का सबसे ज्यादा सिलिका का अमाउंट होता है 50 to 60%, 50 to 60। एल्यूमिना 20 to 30। ये हो गया हमारा सिलिका का अमाउंट, ये है हमारा एल्यूमिना का अमाउंट, एल्यूमिना सिलिका। थर्ड होता है लाइम, लाइम होता है लेस देन 10%, लाइम लेस देन 10%। मैग्नीशिया भी होता है, मैग्नीशिया इज लेस देन 1%। आयरन लेस देन 7%। एल्कलीज अल्कली लेस देन 10%। ये वैल्यूज आप इंपॉर्टेंटली याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ब्रिक की एक कंपाउंड है, ये इनका रेशियो है। सिलिका और एल्यूमिना और लाइम, इन तीन का प्रोपोर्शन तो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो 50 to 60% हो गया सिलिका, 20 to 30% हो गया एल्यूमिना एंड लेस देन 10% लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट था इसमें, इसी पेपर में, सेम पेपर में। तो साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस क्या होता है? साउंडनेस इज द एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो कंक्रीट का हार्डन स्टेट में, देखिए कंक्रीट में क्या होता है कि जब वो प्लास्टिक स्टेट में है तो एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, बट व्हेनेवर इट बिकम्स हार्डन, expansion of volume may cause cracking in the concrete. So soundness is the measurement of volume expansion. और ये साउंडनेस होता है दो कंपाउंड की वजह से, पहला फ्री लाइम की वजह से और दूसरा मैग्नीशिया की वजह से। दैट मीन्स ये जो हमने CaO पढ़ा अभी, ये CO लाइम, ये तो हमने ब्रिक के लिए पढ़ा, बट सीमेंट में भी यही कंपाउंड्स होते हैं, रेशियो खाली अलग होता है। तो लाइम की वजह से होता है और मैग्नीशिया की वजह से होता है सीमेंट में। तो ये दो कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी प्रपोर्शन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कॉज करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन को। लाइम क्या होता है? जो लाइम अनरिएक्टेड रह जाते हैं, जितना रिएक्शन कंपाउंड बनाया, ठीक है, जो लाइम एडिशनली फ्री लाइम रहते हैं वो फिर रिएक्शन करके वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं। और मैग्नीशिया भी सेम, अगर मैग्नीशिया ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो क्या करता है? वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है। तो साउंडनेस कैन बी ड्यू टू बोथ ऑफ द फ्री लाइम एज वेल एज ड्यू टू द मैग्नीशिया। तो ये पूछा कि हम किससे मेजर करते हैं। तो देखिए इन दोनों को मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। इफ द साउंडनेस इज ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, देन द इंस्ट्रूमेंट यूज इज ली कैटरलियर apparatus। मैं दोनों ही बता देता हूँ, अगर इससे कभी क्वेश्चन आए तो आप अटके नहीं। तो अगर साउंडनेस फ्री लाइम की वजह से हमें मेजर करना है कि फ्री लाइम की वजह से कितना एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं ली कैटरलियर apparatus को यूज करके। और अगर दोनों का यूज करना, दैट मीन्स फ्री लाइम की वजह से भी और मैग्नीशिया की वजह से भी अगर मेजर करना है कि कितना एक्सपेंशन हो रहा है, देन वी हैव टू यूज ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट और मेथड वी कैन से। ठीक है, ऑटोक्लेव मेथड दोनों ही कंपाउंड को कम मेजर करता है वॉल्यूम एक्सपेंशन में कितना कंबाइंडली इफेक्ट हो रहा है। अगर हम ली कैटरलियर apparatus यूज करेंगे तो एक्सपेंशन ड्यू टू फ्री लाइम कैन ओनली बी मेजर्ड, बट ड्यू टू द मैग्नीशिया आल्सो वी कैन यूज ऑटोक्लेव मेथड। तो ये दो मेथड है
जिसके द्वारा हम साउंडनेस टेस्ट मेजर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द थिन फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर आर नोन। तो देखिए मैं आपको टिम्बर का पूरा इंटरनल लेयर दिखाता हूँ। ये इंपॉर्टेंटली आपको एक दिमाग में छप जाना चाहिए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है इसके डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको टिम्बर का पूरा एक सेक्शन दिखाता हूँ। यू कैन सी हियर, दिस इज द ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। देखिए स्टार्ट होता है यहाँ से, इंटरनल कोर जो है ये कहलाता है पिथ। दिस इज कॉल्ड पिथ। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉल्ड द इंटरनल इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ टिम्बर। ये टिम्बर का क्रॉस सेक्शन है, एक पोर्शन से कट किया गया है, तो इंटरनल पोर्शन को कहते हैं पिथ। ये इसके चारों तरफ जो ये रिंग्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है, तो ये हर एक साल में एक रिंग बनता है, फॉर्म होता है, तो इससे हम एज काउंट करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू एस्टिमेट द एज ऑफ अ टिम्बर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रिंग्स। इंटरनल रिंग्स जो है ये हमारे एज को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट आगे हम जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो अगला आता है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज क्या करता है, ये इसका डायरेक्शन भी देख लीजिए। मेडुलरी रेज पिच से लेके आउटर पोर्शन की तरफ रेडियली मूव करता है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये है हमारा मेडुलरी रेज। तो ये रेडियली मूवमेंट ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड मेडुलरी रेज। इसलिए इसका नाम रेज है बिकॉज ये डायगोनली ट्रेवल करता है फ्रॉम पिथ टू आउटर लेयर। नेक्स्ट है हर्टवुड। इसके बाद पिथ के बाद आता है लेयर जो आता है उसको बोलते हैं हर्टवुड। इसके चारों तरफ ब्राउनिश कलर में होता है, इसे बोलते हैं हर्टवुड। ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। हर्टवुड के आगे चलेंगे तो हर्टवुड के आगे आता है सापवुड। ये इसके आउटर लेयर में ये वीक होता है और ये डेवलपिंग फेज में होता है, इसलिए सापवुड आता है हर्टवुड के बाद। सबसे पहले पिथ, फिर आता है हर्टवुड, फिर आता है सापवुड। तो ये पोर्शन हो गया हमारा, ये आउटर पोर्शन में ही रहता है। सबसे अंदर वाले पोर्शन है पिथ, उसके आउटर लेयर में रहेगा ये चारों तरफ हर्टवुड, उसके अगले पार्ट में रहेगा सापवुड। सापवुड में आता है, सापवुड के बाद कैम्बियम लेयर। यहाँ पे सापवुड खत्म होता है तो ये आता है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर ये देख रहे हो आप, डॉट 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 दिखाया है, दिस इज कॉल्ड कैम्बियम लेयर। उसके आता है इनर बार्क और उसके बाद आता है बार्क एंड देन आउटर बार्क। तो ये हो गया हमारा कैम्बियम लेयर के बाद इनर बार्क, ये हो गया हमारा इनर बार्क और ये हो गया हमारा आउटर बार्क। ये इनर बार्क आउटर बार्क होता है टिम्बर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके बीच में लेयर कौन से होते हैं। पूछेगा हार्टवुड के बीच में और इनर बार्क के बीच में कौन सा लेयर होता है, तो आपको पता होना चाहिए सापवुड होता है। तो डिस्टेंस वाइज भी आपको लेयर का नाम याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा आता है। आपसे पूछ सकता है कि पिथ में या फिर हार्टवुड में और आउटर बार्क के बीच में कौन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनर बार्क होता है। तो आपको सीक्वेंशियली ऑर्डर भी याद होना चाहिए और कौन सा प्लेस कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है वो भी याद होना चाहिए। एनुअल रिंग का फंक्शन क्या है वो भी पता होना चाहिए और मेडुलरी रेज किस तरह से प्रोपोगेट करता है वो भी याद होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन था थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर। तो पिथ से कैम्बियम लेयर की तरफ जो रेडियल लाइंस जा रही है उसको क्या बोलते हैं, तो वो ऐसे है, इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। इनर बार्क समझ गए, आउटर लेयर का इनर पोर्शन, आउटर बार्क आउटर लेयर पोर्शन, आउटर मोस्ट पोर्शन। सापवुड क्या होता है, इनर बार्क के जस्ट पहले वाला लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट जब करते हैं तो ड्यू टू वाइब्रेशन क्या होता है, जो कोर्सर पार्टिकल हैं, जो बड़े बड़े स्टोन्स के टुकड़े हैं वो अलग हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल वन, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। ब्लीडिंग क्या होता है, जब एक्सेसिव वाटर हम ऐड करते हैं सीमेंट में तो, और जब ओवर वाइब्रेशन करते हैं तो क्या होता है, वाटर एक्सेसिव वाटर अपर सरफेस पे आने लगता है। इसलिए एक्सेसिव वाइब्रेशन भी नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव वाइब्रेशन की वजह से ब्लीडिंग फेनोमेना अकर होता है जब उसे हम कास्ट कर रहे होते हैं। क्रीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग हम जानते हैं कि एट सस्टेन्ड लोड आफ्टर टाइम डिफरेंट स्ट्रेन इज डेवलप्ड। सेम लोड पे स्ट्रेन डेवलप होने लगता है, उसको बोलते हैं क्रीपिंग। क्वेश्चन जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सेम पार्टिकल। हाउ मच कार्बन कंटेंट इज इन कास्ट आयरन। मैंने इससे पहले कास्ट आयरन का वीडियो बनाया था आयरन का, उसमें मैंने ये सब कवर किया था। कास्ट आयरन में क्या होता है 2 to 4% होता है कार्बन। 0.15 टू, इसमें और किस किस का पूछता है, ये पूछता है रॉट आयरन का।
तो रॉट आयरन में होता है लेस देन 0.15% कार्बन। नेक्स्ट पूछता है माइल्ड स्टील का, तो माइल्ड स्टील का 0.15 टू 0.25% होता है कार्बन। ये हो गया हमारा माइल्ड स्टील का कार्बन। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ये हो गया हमारा रॉट आयरन का कार्बन का परसेंटेज, ठीक है। और दूसरा पूछते हैं कि माइल्ड स्टील कौन से कार्बन परसेंटेज में आता है, तो ये आता है लो कार्बन स्टील के अंतर्गत, लो कार्बन स्टील, ठीक है। और कास्ट आयरन में 2 to 4%। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, मैंने लाइम के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था, लाइम की पूरी डिटेल में पढ़ाया था। क्विक लाइम क्या होता है, जैसे ही हम लाइम स्टोन से लाइम को बाहर निकालते हैं कैल्सिलेशन के थ्रू हीटिंग करके, उस समय जो प्रोडक्ट मिलता है उससे बोलते हैं हम क्विक लाइम। हमने ये भी पढ़ा था कि क्विक लाइम अनस्टेबल होता है, तो इसको तुरंत स्टेबलाइज करना पड़ता है, अदरवाइज अगेन CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय सिंपली रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेयर CO2। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कन्वर्ट इट डाउन इन ए स्टेबल फॉर्म। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लैकिंग करते हैं, उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं और लास्टली वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। हमने देखा था ये भी प्रोसेस। तो कहता है क्विक लाइम किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्पेक्शन फैक्टर ऑफ 0.855 इंडिकेट्स अ मिक्सचर ऑफ। देखिए ये वैल्यूज आपको याद ही रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो देखिए वर्केबिलिटी मेजर करने के 3 मेथड है, जनरली 4 मेथड है बेसिकली, बट 3 मेथड को हम बहुत पॉपुलरली यूज करते हैं। सबसे पहला है, चलिए सबसे पहला है मैं आपको इसकी वैल्यूज को भी दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे तीनों का एक टेबल बना देता हूँ जिससे आपको वैल्यू पता लगता रहे। ये मेथड है सलम्पकोन का, सलम्पकोन ये हो गया कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का, और ये हो गया वीवी कंसिस्टोमीटर। सलम्प हम जानते हैं कौन से करते हैं, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ उससे करते हैं। कॉम्पैक्शन के थ्रू यूज करते हैं, जहाँ पे कॉम्पैक्शन होना होता है जनरली हम जहाँ पे कंक्रीट में कॉम्पैक्शन यूज करते हैं, कॉम्पैक्शन के थ्रू उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, वहाँ पे हम ये टेस्ट ज्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए। और वीवी कंसिस्टोमीटर का भी अलग कंडीशन है, मैं तीनों कंडीशन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वैल्यू देखते हैं 20 to 25, 25 to 75 जनरली, 50 to 100 एंड 100 to 150। ये आईएस कोड में भी आईएस 456 में भी गिवन है। ये होता है सलम्प के लिए वैल्यू, लो मीडियम और हाई के लिए। ये लो, ये मीडियम वर्केबिलिटी एंड हाई वर्केबिलिटी। सिमिलरली कॉम्पैक्टिंग फैक्टर में क्या होता है 0.85, 0.92 एंड 0.95, ठीक है। ये वैल्यूज हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के। वीवी कंसिस्टोमीटर का भी रहने देते हैं, इसमें टाइम के फॉर्म में मेजर करते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको वो बताता हूँ। ये लो वर्केबिलिटी, ये मीडियम वर्केबिलिटी और ये हाई वर्केबिलिटी। तो सलम्प की वैल्यू जितनी कम होगी हमारा कंक्रीट उतना ही कम वर्केबल होगा, दैट मीन्स मिक्स उतना ही हार्श होगा, हार्ड होगा। और जितनी ज्यादा वर्केबिलिटी होगी, दैट मीन्स ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हमारा कंक्रीट उतना ही ज्यादा वर्केबल होगा, मटेरियल उतना ही लूज कंडीशन में होगा। और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे वर्केबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। बट वीवी कंसिस्टोमीटर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसकी टाइम सेकंड में होती है और ये घटता जाता है। वर्केबिलिटी बढ़ेगी, टाइम घटेगा, ठीक है। किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से किस तरह से परफॉर्म करते हैं और क्या क्या सेकेंड्स होते हैं, कितने सेकेंड में उसका ग्रुप मिक्स हो जाए उस टाइम को नोट करते हैं, उसे बोलते हैं वीवी कंसिस्टोमीटर और वीवी टाइम। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें वैल्यूज याद रखनी है। तो वैल्यूज देखिए किसके लिए काम में आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। सबसे पहले तो मीडियम टू लो वर्केबिलिटी में काम में आता है, और तब यूज करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर को जब कंक्रीट को वाइब्रेशन के द्वारा सेट करना होता है साइड पे। जब भी हम नॉर्मली वाइब्रेटर यूज करते ही हैं उस केस में हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं। तो 0.85 लो वर्केबिलिटी, 0.92 मीडियम वर्केबिलिटी एंड 0.95 हाई वर्केबिलिटी। यहाँ पे 0.885 पूछा है तो ये मीडियम वर्केबिलिटी में आएगा सीधा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। हम जानते हैं कि दोनों स्ट्रेन का रेशियो
क्या कहलाता है? पॉइजन रेशियो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बट बहुत ही सिंपल है। दोनों तरफ स्ट्रेन रहता है, इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, दोनों स्ट्रेन स्ट्रेन ही रहता है। तो एग्जाम आप कंफ्यूज करने के लिए कई बार स्ट्रेस दे देते हैं। तो लेटरल अपॉन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर स्ट्रेन। तो दोनों स्ट्रेन स्ट्रेन का रेशियो है और लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल है। मतलब क्या हुआ इसका, ये कोई बार है, इस पे हमने फोर्स लगाया, पी फोर्स लगाया, तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा। मान लीजिए इसका लेंथ यहां तक आ गया और इसका डायमीटर घट गया। टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है, तो अगर लेंथ बढ़ेगा तो इसका डाय घटेगा। तो इन दोनों ही डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, दोनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम पॉइजन रेशियो यूज करते हैं। और क्या कहता है, लेटरल, दैट मीन्स ये स्ट्रेन डिवाइड बाय ये स्ट्रेन, ठीक है। तो ये लेटरल डायरेक्शन का स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, जो इन दोनों स्ट्रेन में क्या रिलेशन है, कितना लेंथ चेंज पे कितना डाया चेंज हो रहा है, इन दोनों का रिलेशन कौन शो करता है, पॉइजन रेशियो, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.5, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो भी कई बार पूछी जाती है। तो इट कैन वेरी फ्रॉम -5 to 0.5, ठीक है। अपर रेंज इज 0.5, लोअर रेंज इज 0.1। Which of the following theories of suitable for brittle material? तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरीज ऑफ फेलियर में से नाम जरूर पूछा जाता है एक बार। तो मैं सभी थियरी के बारे में बता देता हूँ। मैक्स शियर स्ट्रेस थियरी, देखिए मैक्स शियर स्ट्रेस थियरी किसके द्वारा है, ट्रेस्का। आपको इसके साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है, ट्रेस्का, गेस्ट और कोलम्ब ने मिलकर दिया था, ठीक है। अब जानते हैं ये शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस थियरी में क्या बोलेंगे कि शियर स्ट्रेस के द्वारा कौन फेल होता है, कौन सा मटेरियल, शियर स्ट्रेस हमारा डक्टाइल मटेरियल फेल होता है। तो सिंपली इट इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल ही शियर में फेल होता है 45 डिग्री एंगल। तो शियर स्ट्रेस थियरी डायरेक्टली किसके लिए एप्लीकेबल है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो आपको नाम क्या रखना है कि शियर स्ट्रेस थियरी किसके लिए एप्लीकेबल है और किसने दिया था, ट्रेस्का, गेस्ट एंड कोलम्ब ने मिलकर दिया था। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, इट इज मोस्ट कंजर्वेटिव, इट इज मोस्ट कंजर्वेटिव फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि मोस्ट कंजर्वेटिव कौन सा मेथड है फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो ये वही है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। दूसरा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किसने दिया था, रैंकाइन ने दिया था। इस थ्योरी का नाम है रैंकाइन, ठीक है। रैंकाइन और लेम्स, इन दोनों ने मिलकर दिया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। और ये किसके लिए एप्लीकेबल, प्रिंसिपल स्ट्रेस के द्वारा कौन फेल होता है, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। और ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है ब्रिटल के लिए। देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट अलग है और मोस्ट कंजर्वेटिव अलग होता है, तो ये दोनों ही आप अलग अलग से याद रखें। ब्रिटल मटेरियल के लिए है प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन ने दिया था, ब्रिटल मटेरियल के लिए है। और ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है, मोस्ट कंजर्वेटिव नहीं, मोस्ट एप्रोप्रिएट। आप ऐसे ही पूछेंगे क्वेश्चन में, मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी फॉर ब्रिटल मटेरियल इज, तो आपको सिंपली टिक करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे चलते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो देखिए डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को हम कहते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इसको दिया था वॉन मिस ने, वॉन मिस ने दिया था, वॉन मिस ने दिया था। ये अगेन मोस्ट एप्रोप्रिएट है किसके लिए, डक्टाइल के लिए। याद कीजिए पहले वाला क्या था, मोस्ट कंजर्वेटिव था डक्टाइल के लिए, बट डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट है डक्टाइल के लिए। दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछता है डक्टाइल के लिए तो आपको डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी पे टिक करना है, जो कि वॉन मिस के द्वारा दिया गया था। और अगर मोस्ट कंजर्वेटिव पूछता है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पे टिक करना है। तो दोनों ही बातें अलग अलग है। स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ये हेग ने दिया था और ये डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। इस तरह से आपको फेलियर थ्योरीज के सारे मेथड नाम के साथ
और किस पे यूज होते हैं, कौन से मटेरियल पे, कौन सा एप्रोप्रिएट है, कौन सा कंजर्वेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं। एट अ पॉइंट इन ए स्ट्रेस बॉडी द प्रिंसिपल स्ट्रेस आर, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस के केस में सिंपली मोर्स डायग्राम यूज करना है, आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। एट अ पॉइंट इन स्ट्रेस बॉडी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर सिग्मा 1 ये है, सिग्मा 3 ये है, और दोनों दे रखा है अलग अलग नेचर का है। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, टेंसाइल है, ये 100 मेगा न्यूटन टेंसाइल है, और ये 60 मेगा न्यूटन कंप्रेसिव दे रखा है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट। तो देखिए मोर्स डायग्राम बना लीजिए इसका, ये हमारा 0 है, ठीक। सिग्मा 1 की वैल्यू 100 है प्लस में, तो प्लस ये हमारे 0 0 कोऑर्डिनेट है, और दूसरा क्या है 60 माइनस का है, तो 60 माइनस का आ जाइए। मोर्स डायग्राम बनाना है हमें इसका। मोर्स डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा सर्कल। अब कह रहा है कि शियर फोर्स, तो शियर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डायग्राम। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका, रेडियस, और रेडियस क्या है इसके बराबर, मतलब इस डिस्टेंस के बराबर। तो और डिस्टेंस कितना होगा, इसका हाफ, एवरेज का हाफ, ठीक है। तो मतलब इसका एवरेज, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जितनी भी होगी उसका हाफ ही तो होगा रेडियस, टोटल होगा डायमीटर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस तो 100 प्लस 60, 160 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 80। तो मोर्स डायग्राम से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, ये सिंपल सा फार्मूला होता है टाउ मैक्स का। बट आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 3 प्लस माइनस कौन सा डालना है। मोस्ट डायग्राम से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कंसेप्चुअली आप कभी गलत ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप जो कन्वीनियंट लगे फार्मूले से या मोस्ट डायग्राम से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आई सेक्शन रिलेटेड टू ट्रांसवर्स शियर एट विच लेयर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज डेवलप्ड। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है शियर स्ट्रेस का, चाहे आप किसी फॉर्म में आए, आपसे वैल्यू पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछ ले, डायग्राम पूछ ले। इस केस में क्या पूछा है आपको, कॉन्सेप्चुअली पूछा है लोकेशन, मतलब डायग्राम ही पूछा है एक तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जनरली आप सभी शेप के लिए याद ही कर लो, क्योंकि उसके डायग्राम के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और देखिए आई सेक्शन में इस शेप का होता है, ये यहाँ पे पैराबोलिक होता है, ठीक। तो मैक्सिमम जो इसका होता है वो इसके न्यूट्रल एक्सिस पे एक्ट करता है। फ्लेंज में बहुत ही कम दोनों तरफ, जैसे ही वेब फ्लेंज में, अपर फ्लेंज में, और जैसे ही वेब में आता है शियर फोर्स की वैल्यू एब्रप्टली B/T रेशियो से बढ़ जाता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, क्योंकि ये पैराबोला है यहाँ पे। तो ये आ गया न्यूट्रल लेयर। देखिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार ऑफ 400 mm लेंथ, एक बार का लेंथ गिवन है, 400 mm क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस लोड गिवन है, ई दिया हुआ इलोंगेशन। तो हम जानते हैं इसका सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू PL बाई AE। ये होगा डिफ्लेक्शन, इसमें सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। P की वैल्यू गिवन है, L है, एरिया पाई 4D स्क्वायर, और E की वैल्यू गिवन है। बस आपको यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे देखना है कि सबको एक यूनिट में रखिए, क्योंकि कुछ किलो न्यूटन में है, कुछ गीगा पास्कल में है, कुछ mm में है, तो सबको mm में ही कन्वर्ट कर लो। लेंथ की यूनिट आप mm में और फोर्स की यूनिट न्यूटन में, ताकि आपको यूनिफॉर्म आंसर मिले। अदरवाइज आपको ये वैल्यू पॉइंट में कभी कभी डिफरेंस दे सकती है। सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट करके गीगा पास्कल को सिंपली आप कन्वर्ट कर लें न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो 2 × 10⁵ हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। और बाकी सारी वैल्यू जब आप इंसर्ट करेंगे आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। ये सिर्फ न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अब डिवाइड करेंगे तो भी आप आसानी से हैंड कैलकुलेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग मोमेंट। ये टॉर्सन का फॉर्मूला पे डायरेक्टली बेस्ड है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है टॉर्सन फॉर्मूले से। टॉर्सन फॉर्मूला पहले देखते हैं हम लोग, टाउ डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू T बाई J इज इक्वल टू G थीटा बाई L। ये फॉर्मूला है टॉर्सन फार्मूला।
क्या है यहाँ पे शियर स्ट्रेस, आर क्या है रेडियस रेडियल डिस्टेंस, टी क्या है यहाँ पे टॉर्सन, जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी इज द शियर मॉडुलस, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एल इज द लेंथ ऑफ द बार। क्या पूछा है इसमें, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा की वैल्यू का क्या रिलेशन है ट्विस्टिंग मोमेंट के साथ, टी के साथ। आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर ऊपर है दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल है। अब किसी के साथ भी पूछता था आप इसी तरह से आप जवाब देंगे, आप ये डायग्राम लिख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए, आपको सब पता लग गया कि थीटा की वैल्यू टी के साथ प्रोपोर्शनल है, शियर स्ट्रेस के साथ प्रोपोर्शनल है, रेडियल डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से किसी का भी रिलेशन किसी के साथ पूछा जा सकता है। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप सिंपली यहाँ से देख के बता सकते हैं, जो एक तरफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो उसके अपोजिट साइड में है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बार डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। क्या होता है, टेम्परेचर स्ट्रेस से कई क्वेश्चन आते हैं और कई बार कंफ्यूज करने के लिए। ये कोई बार है जो कि दोनों एंड पे फिक्स कर दिया गया, दैट मींस इट कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। नाउ टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, स्ट्रेन इंड्यूस नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर किसी बार को दोनों तरफ से फिक्स कर दिया गया है तो इट कैन नॉट एक्सपेंड नाउ, सो स्ट्रेन विल बी जीरो बट स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड। तो एक बार में या तो स्ट्रेस आएगा या फिर स्ट्रेन आएगा, कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ से फिक्स कर दिया गया है तो इसमें स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। दोनों ही केस में फॉर्मूला लगभग लगभग सेम है। टेम्परेचर स्ट्रेस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, अल्फा ऑप्शन पे थर्मल एक्सपेंशन, टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोनों तरफ जब फिक्स होगा तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, वो इतने के बराबर होगा। और अगर वो फ्री है, फ्री टू एक्सपेंड है, इफ इट इज फ्री टू एक्सपेंड, अगर एक साइड से फ्री टू एक्सपेंड है तब क्या होगा, नाउ इट कैन बी, नाउ इट कैन एक्सपेंड इजीली। तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपेंड हो सकता है तो स्ट्रेस नहीं होगा, उस केस में स्ट्रेन आएगा। वो भी इसके सिमिलर ही है, अल्फा टी एल के बराबर। तो स्ट्रेन होता है अल्फा टी, सेम ही है, यहाँ पे ई की जगह सिर्फ एल आ जाएगा, इसमें ई आएगा, राइट। तो एल इज द लेंथ ऑफ द बार। तो अगर फ्री टू एक्सपेंड है तो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस जीरो, देन स्ट्रेस विल बी जीरो। इफ इट इज फिक्स्ड एट बोथ देन स्ट्रेन विल बी इक्वल टू जीरो एंड स्ट्रेस विल बी इक्वल टू अल्फा टी। तो ये दो डिफरेंस आपको याद रखना है। तो कह रहे किस पे डिपेंड करता है, तो सभी आ गया इसमें, अल्फा भी आ गया, टी भी आ गया एंड ई भी आ गया, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेंथ एल है, कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू है मिड पॉइंट पे। तो कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है। इसी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, पी एल बाई 4, ये डब्ल्यू एल बाई 2, डब्ल्यू एल बाई 2, डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2 करेंगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको नहीं भी याद है तो डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2 करेंगे, या पी डब्ल्यू पी जो भी नाम देना है, तो डब्ल्यू एल बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस केस में कितना हो, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 यूडीएल के केस में। अगर यूडीएल होता है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आता है। पॉइंट लोड है तो पी एल बाई 4 आता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर क्या होता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एक होता है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, वेयर कर्वेचर चेंजेस इट्स साइन, जहां पे कर्वेचर, ये हमारा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में इसको हम बनाते हैं फिक्स बीम, क्योंकि ये फिक्स बीम है, इस पे यूडीएल लोड लगा हुआ है, ठीक। तो अब ये कैसे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, दोनों एंड पे नेगेटिव, पैराबोलिक शेप और यहाँ पे नेगेटिव, सेंटर में पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर दोनों एंड पे, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। दैट मींस वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। तो कभी कभी आपसे नंबर भी पूछ लेते हैं कितने पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर आ रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द केस
you have to also count the number of point of contraflexion. तो bending moment changes of sign. Point of inflection किसको बोलते हैं? Inflection जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्वेचर, जहाँ पे कर्वेचर शेप चेंज करे, दैट मीन्स कर्वेचर साइन चेंज करे, वो कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। कर्वेचर यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, तो ऐसा कर्वेचर जहाँ पे साइन चेंज करे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड गर्डर है, 12 मीटर स्पैन है, लोड दे रखा है 290 किलो न्यूटन, विद लोड मूव्स, ये ILD का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लोड है, स्पैन दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच कैन अकर 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो कह रहा है कि स्पैन के 4 मीटर से लेफ्ट से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब अकर होगा। तो चूंकि एक ही लोड है तो सिंपल है, आप लोड को यहीं प्लेस कीजिए, बिलो द लोड फाइंड होगा। तो ये अगर 4 मीटर पे आपने इसको प्लेस किया है 200 किलो न्यूटन को लोड को, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना बहुत आसान है। रिएक्शन निकाल लीजिए दोनों एंड का, दोनों एंड का रिएक्शन निकालने के बाद आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर दीजिए, रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस। तो रिएक्शन जो भी आता है मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए। रिएक्शन निकालना तो बच्चों का काम है, क्योंकि एक ही इसमें रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन का भी फॉर्मूला होता है PV/L, दैट मीन्स P कितना है 200 इंटू ये डिस्टेंस, तो 12 में से 4 गया तो 8 डिवाइड बाई 12। इससे आपको क्या मिल गया? RA मिल गया, और RA इंटू 4 क्या होगा? ये वैल्यू के बराबर होगा, सिंपली। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केबल कैरिंग, केबल का क्वेश्चन है। 10 किलो न्यूटन लोड दे रखा है यूडीएल के फॉर्म में, लेंथ दे रखा है स्पैन का 100 मीटर, सपोर्ट लेवल कह रहा है सेम लेवल का सपोर्ट है, सेंट्रल डिप 8 मीटर, इस प्रकार का केबल है, यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो कह रहा है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होगा। सर इसकी फॉर्मूला हम सिंपल से जानते हैं, W²/8H होता है। यहाँ पे सिंपली आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, W²/8H फॉर्मूला लगाइए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आप थ्रस्ट की वैल्यू का फॉर्मूला याद ही कर लीजिए, पैराबोलिक के केस का भी, क्योंकि आरसी केस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस केस के लिए भी सेम ही होता है। ठीक है, तो यूडीएल लोड है तो W²/8H, सर्कुलर के लिए अलग होता है, वो फॉर्मूला भी आप याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, वाइब्रेशन का है क्वेश्चन। स्ट्रक्चर वाइब्रेट एनी एक्सटर्नल विदाउट एनी एक्सटर्नल डायनामिक एक्साइटेशन। वाइब्रेशन कई प्रकार के होते हैं, फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन, दोनों सेम ही है। दूसरा होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, तीसरा होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, अगर कोई स्प्रिंग है, आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया और छोड़ दिया, तो ये धीरे 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 क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी समय तक कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और धीरे धीरे जाके ये घटती जाएगी, और एक टाइम पे आकर जीरो हो जाएगी। इसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन, कि एक बार आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर आपने कोई फोर्स नहीं दिया, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल डायनामिक एक्साइटेशन, इसमें केस में क्या आएगा, फ्री वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या है, हम फोर्स हर एक साइकिल में लगा रहे हैं, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है, इस केस में फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड इसका कभी चेंज नहीं होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन में। डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं डैम्पर में, कि बहुत ही कम समय में एम्पलीट्यूड में को हम यहाँ पे डैम्पर लगाते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इसमें डिस्प्लेसमेंट देंगे हम इसको, तो क्या होगा, ये इसको बहुत ही कम साइकिल में रोक देगा। ये डैम्पर का कंसेप्ट यूज करते हैं बिल्डिंग में। इसकी एम्पलीट्यूड कुछ स्टार्टिंग में बहुत हाई होगी, लेकिन 1-2 साइकिल के बाद ही ये जीरो हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम डैम्प्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट अ जॉइंट इज इक्वल टू 1। मान लीजिए यहाँ पे 4 जॉइंट है, 3 जॉइंट है, ये जॉइंट है, फिक्स है, हिंज है, फिक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 100 किलोमीटर हम अप्लाई करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या कहलाता है कि 100 किलोमीटर बेंडिंग मोमेंट किस स्टैंड पे कितना कितना ट्रांसफर होगा, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मान लीजिए इस पे 10 जाता है, इस पे 10 नहीं, इस पे 50 जाता है, इस पे 40 जाता है, और इस पे 10 जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, मैं कोई यहाँ वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं कि किसको कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। टोटल मिला के हमेशा इक्वल टू 1 ही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। इट इज नॉट इन दिस केस ओनली,
बट इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगेन डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया था वीडियो में। ये बहुत इजी है ये तो खैर क्वेश्चन। इन दिस केस इट इज अ प्लेन ट्रस, सो m इज इक्वल टू 2j माइनस आर या फिर m माइनस 2j प्लस आर। इसको अफाइन कर लीजिए, मेंबर कितने हैं वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर हो गए। ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ज्वाइंट माइनस आर कितने हैं, 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस आर आएगा। ठीक है, मेंबर कितने थे, 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मेंबर है इसमें। 11 प्लस 4 15 माइनस 12 ये आ जाएगा 3, तो 3 आंसर होगा। देखिए एज पर 800 ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इफेक्टिवली हैंड मतलब एंड कंडीशन के आधार पर इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो आप इस टेबल को और इस वैल्यू को तो जरूर याद कर लीजिए। एज 800 1984 वाले वर्जन में आप देखिएगा कि अगर बोथ एंड फिक्स है, मैं आपको 3-4 वैल्यू बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं। ये कंडीशन है कि बोथ एंड फिक्स्ड, उस कंडीशन में आता है 0.65L। ठीक है, बाकी 894 में आप जा सकते हैं, उसमें आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी। अगर बोथ एंड फिक्स बता रहा है तो उस केस में आएगा इफेक्टिव लेंथ 0.65L। अगर एक तरफ फिक्स है और एक तरफ हिंज है तो 0.8 आएगा। फिक्स प्लस हिंज के केस में 0.8 आता है, हिंज प्लस हिंज दोनों तरफ है तो 1 आएगा। और अगर हिंज प्लस स्लाइडिंग रोलर, दैट मीन्स एक तरफ तो यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे रोलर दे रखा है, स्लाइडिंग रोलर, इट कैन नॉट रोटेट बट इट कैन डिस्प्लेस। ठीक है, इट कैन डिस्प्लेस, तो वही कह रहा है नॉट हेल्ड इन पोजीशन बट रोटेशन इसका फिक्स है, तो उस केस में आएगा 1.2। नेक्स्ट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन ए स्टील बीम शुड नॉट एक्सीड। देखिए ये बीम का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है पुराने कोड से ही, तो 800 का 1984 का ही कोड है। क्लॉज नंबर है इसका 3.13 3.13.1.2। इस क्लॉज में आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि इट शुड बी इक्वल टू स्पैन अपॉन 325। तो स्टील बीम की जो डिफ्लेक्शन लिमिट है स्पैन अपॉन 325। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल स्टिफनर एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। तो स्टिफनर प्लेट गर्डर का काम ही यही है कि वेव को सपोर्ट करना जिससे वो लोकल बकलिंग ना हो, दैट मीन्स वेव बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अगेन ये क्वेश्चन पर्लिन का है, सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है 800 से, और ये मिलेगा आपको क्लॉज नंबर 6.9.2 IS 800 के क्लॉज में 1984 वाले कोड में क्लियरली मेंशन्ड है कि एंगल सेक्शन कब यूज कर सकते हैं एज ए पर्लिन, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री से कम हो। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि लेसिंग के लिए बिल्टअप कॉलम में उसकी स्लैंडरनेस रेशियो कितनी होनी चाहिए। ये भी आपको क्लॉज में मिल जाएगा, क्लॉज नंबर है 5.7.2.3 5.7.2.3 में गिवन है, ये 145, बट इसको आप याद रखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टील इन टेंशन मेंबर एक्सपोज टू वेदर नॉट एक्सेसिबल। इस केस में दो है, वैसे अगर मिनिमम थिकनेस पूछता है इसमें एक्सपोजर का कोई क्लॉज मेंशन नहीं करता है तो 6 mm आएगा। ठीक है, या फिर नॉट मतलब ये कोई ऐसा मेंशन नहीं करता, सीधा पूछता है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टील मेंबर 6 mm आएगा। अगर पूछता है कि एक्सपोज टू वेदर और नॉट एक्सेसिबल, वेदर का भी एक्सपोज है और नॉट एक्सेसिबल मतलब वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, उसमें पेंटिंग वेंटिंग नहीं कर सकते, तो उस केस में आएगा 8 mm। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल फॉर अ प्लेट ऑफ स्क्वायर एज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड आया है। स्क्वायर एज में क्या होता है, तो 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये देखिए रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, सी कोस्ट के अलॉन्ग है, तो मिनिमम ग्रेड कितना होगा आरसीसी का, आरसीसी का पूछा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो S456 में आपको इसका क्लॉज मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्लॉज नंबर 8.2.8 पे जाना है S456 में। आरसीसी के लिए M30
और PCC के लिए M20। ठीक है, नेक्स्ट है हाई टेंशन स्टील बार थ्रेडेड एट द एंड्स आर यूज्ड इन। मैं आपको इसके लिए एक फोटो दिखाता हूँ, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ से। पोस्ट टेंसिंग सिस्टम का हर एक सिस्टम है, तो इसमें क्या पूछा है, बार थ्रेडेड एट एंड का क्वेश्चन पूछा है, तो ये होता है ली मैकॉली मेथड में। ये पोस्ट टेंशनिंग के मेथड्स हैं, तो इस केस में किस टाइप के टेंडेंस यूज होते हैं इससे पूछा है। वायर इंस्टेंट पूछता है, फ्रेंच सिस्टम होता है सिर्फ वायर, उडाल सीसीएल सिस्टम है उसमें वायर यूज होता है, ली मैकॉल सिस्टम में बार थ्रेडेड एट एंड यूज होता है, अगेन मैग्नल बेल्टन में वायर ही यूज होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ली मैकॉल सिस्टम में हाई टेंशन बार थ्रेडेड एट एंड यूज होता है। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। मैं तीनों का आपको बताता हूँ। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट हो तो उसके दो फॉर्मूले हैं, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू या फिर 1 माइनस साइन फाइव। अगर क्लेली सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है तो ये आएगा, अगर कोहेजनलेस सॉइल है तो 1 माइनस साइन फाइव आएगा। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का। एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। और केपी के केस में इसका जस्ट अपोजिट, 1 माइनस अपॉन 1 प्लस, नीचे इसको रिवर्स कर दीजिए, बिकॉज केपी इज इक्वल टू 1 अपॉन के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन फाइव माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव। स्टेयर केस है, इसका स्टेप का ट्रेड दिया हुआ है, राइज दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, कह रहा है वेट ऑफ ईच स्टेप फाइंड कीजिए। तो इसका ट्रायंगल, जैसे स्टेप बनता है तो वो इसका ट्रायंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है आपको सिंपली। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया मल्टीप्लाई बाय आप डेंसिटी कर दीजिए, ये पर मीटर में आपको मिल जाएगा। तो हाफ बेस कितना गिवन है आपको वो देखिए, बेस गिवन है आपको 0.27 मीटर मिल लेते हैं, 0.15 इंटू डेंसिटी 25, ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 0.506। सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456 शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, 5000 इंटू अंडर रूट FCK डायरेक्टली है। तो अंडर रूट FCK यहाँ पे कितना है, 25 है, तो अंडर रूट FCK ये हो जाएगा 5 और 5 मल्टीप्लाई 5000 हो जाएगा 25,000। मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब, अगेन ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको क्लॉज नंबर 31.2.1 में मिलेगा, 31.2.1 एज 456 के 125 mm शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब। डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, कह रहा है कि इस कोड के आधार पे इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, इंपॉर्टेंस फैक्टर कितना लेंगे, तो इस कोड में आपको दो ही फैक्टर मिलेगा, एक 1.5 है और दूसरा 1 है। तो जो भी पब्लिक बिल्डिंग है, नॉर्मली इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए हैं, तो पब्लिक बिल्डिंग आपको दिखे उस केस में 1.5 एंड फॉर ऑल अदर बिल्डिंग इट शुड बी इक्वल टू 1। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशन, एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन। देखिए चार टाइप के टाइम को हम डिफाइन करते हैं पॉइंट में। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल टाइम, एक होता है पेसिमेट्रिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है कि अगर हम किसी काम को कम से कम कितने समय में कर सकते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम, उससे कम में नहीं हो सकता काम, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पेसिमेट्रिक टाइम क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है जब सब कुछ एडवर्स हो जाए, सब कुछ हमारे हाथ में ना हो। बट इस केस में कुछ होता है एक्सेप्शन, जैसे कि देखो ना, टू डिले ड्यू टू द एक्ट विद इन कैन नॉट फोर्सिन, ऐसा जो हमने नहीं सोचा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बट हम ये जान के जो नोन एरर है उसको हम अगर कंसीडर करते हैं तो उसकी वजह से जो दिक्कत आएगी और टाइम जितना एक्सपेंड हो सकता है उसको बोलते हैं पेसिमेट्रिक। और एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम क्या है कि ज्यादा संभावना किस टाइम की है जिसमें वो खत्म हो सकता है एज कंपेयर टू नॉर्मल। नॉर्मली जो काम चल रहा है उस
उसको बेस बनाते हुए, तो ये बीच में लाई करता है, तो इसको बोलते हैं टीएम। इन तीनों टाइम करके यूज करके हम एक निकालते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। इन तीनों टाइम को यूज करके हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड टाइम, जो कि होता है टीओ प्लस टीपी प्लस 4TM डिवाइड बाई 6। तो ये होता है एक्सपेक्टेड टाइम। इन तीनों टाइम को यूज करके हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, और ये टाइम हम यूज करते हैं पर्ट में एक्चुअल टाइम जितना कवर कर लेगा हमारा एक एक्टिविटी कवर अप करने के लिए। तो ये हो गया हमारा। इसमें पूछा है कौन सा होगा, तो ये पेसिमेटिक टाइम होगा, मैंने आपको सभी बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। सीपीएम इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, PERT इज इवेंट ओरिएंटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वुड बी रिकमेंड फॉर कॉम्पेक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल। देखिए 6 फुट रोलर होता है कॉम्पेक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल के लिए, वेवेटी रोलर होता है कोहेजन लेस सॉइल के लिए। कोहेजन लेस सॉइल के लिए मतलब सैंड के लिए। स्मूथ व्हील्ड रोलर ग्रेवल के लिए, क्रस्ट ग्रेवल के लिए, रोड में जनरली हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैजुअलिटी एंड डैमेज टू द मैन पावर एट द कंस्ट्रक्शन साइट कैन मिनिमाइज बाय। कैजुअलिटी और डैमेज कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, वेल प्लान सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी मेजर, क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये तो इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। 140 क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इतना दिया हुआ है 2.5 क्यूबिक मीटर, रेशियो दिया 1.2:4, डीपीसी है। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड स्टोन चिप्स दैट मींस कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमें ये वेट वॉल्यूम दिया हुआ, इसको हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो 2.5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ड्राई फैक्टर से 1.54 से, तो ये आ जाएगा आपका 3.8 क्यूबिक मीटर। ये हो गया हमारा ड्राई वॉल्यूम। तो इतने वेट वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम इतना लेना पड़ेगा। ठीक, ड्राई वॉल्यूम हो गया। अब इसकी रेशियो फाइंड कर देनी है सिंपली। तो सबसे पहले सीमेंट का फाइंड कर लेते हैं। सीमेंट इज का रेशियो क्या जाएगा, 3 ये आएगा 3.85 डिवाइड बाई जो टोटल रेशियो है। तो टोटल रेशियो 1:2:4 है, तो इसको ऐड कीजिए तो ये 7 आएगा, तो डिवाइड बाई 7 ये आएगा 0.55 क्यूबिक मीटर। तो सीमेंट की वॉल्यूम अगर पूछता तो 0.55 हो जाता। अब आपको रेशियो ही तो फाइंड करना है सिंपली। तो स्टोन चिप्स मतलब कोर्स एग्रीगेट, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो ये आएगा 2.2 क्यूबिक मीटर। सिंपल है। अगर फाइन एग्रीगेट पूछता तो 0.55 मल्टीप्लाई बाई 2। तो एक बार सीमेंट की वैल्यू आ गई, उसके बाद आप किसी की वैल्यू भी सिंपली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर 7 टूल्स होते हैं। मैं 7 के 7 टूल्स का नाम बता देता हूँ। एक होता है डेटा टेबल, फर्स्ट इज डेटा टेबल। दूसरा होता है पैरेटो एनालिसिस, जिसे हम ऑप्टिमम एनालिसिस भी कहते हैं। तीसरा होता है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस भी करते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट होता है हिस्टोग्राम, उसका होता है स्कैटर डायग्राम। देन होता है कंट्रोल चार्ट। तो इस तरह से 7 टूल्स होते हैं इन अ क्वालिटी कंट्रोल, बेसिक टूल्स। ठीक है, तो 3 तो इसमें गिवन है, बाकी मैंने 4 आपको यहाँ पे बता दिए। टेंडर इज सेट टू इनफॉर्मल मींस प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड नहीं है, प्रॉपर्ली कंस्टेंट बाउंडेशन नहीं है, तो उसके अंदर तो ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। आप पढ़िएगा तो इसको आपको खुद ही लग जाएगा कि ये इनफॉर्मल है। दैट मींस नथिंग इज कंस्टेंट देयर। ओपनिंग द विंडो प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड ऑफ द वॉल ऑफ द रूम इज टर्म्ड एज। देखिए ये विंडो के टाइप है, और मैं अब इसका पिक्चर दिखाता हूँ, सब समझ जाएंगे। ये आउटसाइड प्रोजेक्टेड होता है वॉल से, ये विंडो। इसका पर्पस होता है जनरली, इसका पर्पस होता है कि वेंटिलेशन और सनलाइट ज्यादा से ज्यादा रिसीव हो सके। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वॉल से इसको थोड़ा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये मैक्सिमम सनलाइट और वेंटिलेशन को रिसीव कर सके। दिस इज कॉल्ड बे विंडो। वर्टिकल मेंबर फिक्स्ड बिटवीन द स्टेप्स एंड हैंड रेल। ये स्टेयर केस के कंपोनेंट से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं इंपॉर्टेंटली, और ये क्वेश्चन तो इंक्लूड करता है स्टेयर केस का, इसलिए इसको आप एक बार देख सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें सभी कंपोनेंट्स का नाम आपको याद होनी चाहिए और फंक्शन भी। ये जो है नीचे का जिसपे हम चलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप्स। इसके बीच में ट्रेड क्या होता है, जिसपे हम पैर रखते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रेड। और जो इसकी हाइट होती है हर स्टेप के बीच में, उसको बोलते हैं राइजर। ठीक, अब आते हैं इस कंपोनेंट पे जिसमें हम हैंड रेल, जिसमें हम हाथ रख के चलते हैं, पकड़ के चलते हैं।
जो सबसे पहला मेंबर होता है, मेन मेंबर, उसको बोलते हैं न्यूअल पोस्ट। तो ये न्यूअल पोस्ट बीच बीच में होता है डिस्टेंस पे, दिस इज कॉल्ड न्यूअल पोस्ट। दूसरा होता है रेलिंग, जो टॉप पोर्शन पे होता है इस न्यूअल पोस्ट के बीच में, इसको बोलते हैं रेलिंग। बलस्टर किसको बोलते हैं, जो बीच में पतले पतले ये दिख रहे हैं स्ट्रिंग्स, वर्टिकल मेंबर्स, दिस इज कॉल्ड बैलस्टर। लैंडिंग किसको बोलते हैं, एक स्टेप खत्म होने के बाद कुछ प्लेन स्टेप होता है, फिर अगेन स्टेपिंग स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं लैंडिंग। इसको बोलते हैं इनर स्ट्रेंजर, जो ये अंदर की तरफ होता है, इसको बोलते हैं इनर स्ट्रेंजर। राइजर समझ में आ गया, आउटर स्ट्रेंजर समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड आउटर स्ट्रेंजर। तो यही स्टेप्स है, इसके कंपोनेंट्स हैं, ये क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं। क्या पूछा है यहाँ पे, वर्टिकल मेंबर। तो दो न्यूअल पोस्ट के बीच में जो सारे वर्टिकल मेंबर होते हैं सिलिंड्रिकल शेप के, पतले पतले, उसको बोलते हैं बॉलस्टर। सॉफ्ट बॉटम पोर्शन होता है, न्यूअल पोस्ट फर्स्ट एंड लास्ट होता है, जो थिक मेंबर होता है, बट ये भी वर्टिकल ही होता है। स्ट्रिंग्स बोलते हैं जो ऊपर की तरफ होता है। द फॉर्मवर्क फॉर अ वर्टिकल साइड ऑफ बीम कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर, ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IS 456 का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, IS 456 का क्लॉज नंबर 11.3.1, ये वैल्यू आप इतने अच्छे से याद कर जाइए कि ये क्वेश्चन आपको एक न एक जरूर देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्टिकल फॉर्मवर्क बीम के फॉर्मवर्क में से कब हटा सकते हैं, तो 16 to 24 आवर्स, सिंपल। इस केस में 16 to 24 आवर्स में ये एक्यूरेट नहीं है, बट ये अगर हम चलेंगे तो सबसे नियरेस्ट यही वैल्यू है। नेक्स्ट इज फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द लेआउट प्लान ऑफ द बिल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन क्यों की जाती है बिल्डिंग की, ताकि मैक्सिमम सनलाइट रिसीव किया जा सके, मैक्सिमम वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, मैक्सिमम सनलाइट आए। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो ओरिएंट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्लोरिंग यू विल अडॉप्ट फॉर डांसिंग हॉल। डांसिंग हॉल में क्या चाहिए हमें, नॉइज पोल्यूशन कम से कम हो, मतलब नॉइज कम से कम आए जब स्ट्राइक करे फिट डांसर का, और साउंड एब्जॉर्बर की तरह बेसिकली वर्क करे, और पैरों में मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबल मटेरियल होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, कंक्रीट के ही बने होते हैं, और ये तो मार्बल ही है, तो ये सब काफी हार्ड सरफेस होता है। बट टिम्बर सरफेस हमें एक फ्लेक्सिबल सरफेस प्रोवाइड करता है। टिम्बर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, या तो हिली एरियाज में जहाँ पे टिम्बर बहुत ही प्लेंटी मात्रा में अवेलेबल है, या फिर डांसिंग फ्लोर, ऑडिटोरियम, इन सब जगहों पे हम टिम्बर फ्लोरिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेम्पररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन अ रिवर फॉर एक्सक्लूडिंग वाटर। तो जहाँ पे भी पियर होता है उसके आगे हम बनाते हैं, सॉरी 1 मिनट, कह रहा है कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिवर में वाटर को एक्सक्लूड करने के लिए, और वहां पे कुछ भी हमें उसका ब्रिज का फाउंडेशन बनाना है, पियर बनाना है, तो उस केस में हम कोफर डैम यूज करते हैं। कोफर डैम क्या करता है, मान लो रिवर है, मुझे यहाँ पे ब्रिज बनाना है, तो मुझे पियर कंस्ट्रक्ट करना है, तो कोफर डैम सर्कुलर शेप का जनरली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि स्टील के कोफर डैम होते हैं, स्टील के प्लेट्स होते हैं। इसके बीच से हम फिर पानी को पंप करके बाहर निकालते हैं, तो एक्सकवेशन करके हम फिर जो भी फाउंडेशन हमें प्रोवाइड करना है एक्सकवेट करते हैं, फिर उसमें कंक्रीटिंग करते हैं, मतलब खाली स्पेस हमें प्रोवाइड करता है पानी को पंप करने के बाद। दिस इज कॉल्ड कोफर डैम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो दिस इज कॉल्ड कोफर। टाइप ऑफ द बॉन्ड इन द ब्रिक मेसनरी कंसिस्टिंग अल्टरनेट लेयर ऑफ हेडर एंड स्ट्रक्चर। मैं सारे बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, मान लीजिए ये एक लेयर है, तो इसमें एक लेयर में सिर्फ स्ट्रक्चर होगा, और इसके नीचे वाले लेयर में सिर्फ हेडर होगा, इसके नीचे वाले लेयर में सिर्फ और सिर्फ हेडर होगा। अगेन फिर नीचे स्ट्रेचर होगा, सिर्फ स्ट्रेचर, फिर हेडर। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। तो एक कोर्स में सिर्फ एक ही तरह के बॉन्ड दिखेंगे आपको, या तो हेडर बॉन्ड या फिर स्ट्रेचर बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, एक ही लेयर में दोनों कंबाइन होते हैं, एक हेडर आया फिर एक स्ट्रेचर आएगा, फिर एक हेडर आया फिर एक स्ट्रेचर आएगा, तो एक ही लेयर में दोनों ही कॉम्बिनेशन दिखेगा। इसमें अल्टरनेट, इसमें सेपरेट कोर्स में एक ही बॉन्ड देखने को मिलता है, बट इसमें एक ही कोर्स में आपको दोनों ही बॉन्ड देखने को मिलता है, एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर। दिस इज कॉल्ड फ्लेमिश बॉन्ड, और ये हो गया इंग्लिश बॉन्ड। तो अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, तो अल्टरनेट कोर्स पूछा है, तो एक कोर्स ये, एक अल्टरनेट कोर्स ये, तो ये कहलाता है इंग्लिश बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में अगर सिर्फ स्ट्रेचर बॉन्ड है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचर ही होगा, इसमें कोई हेडर बॉन्ड नहीं होगा। सिर्फ हेडर बॉन्ड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हेडर ही होगा, इसमें कोई स्ट्रेचर नहीं होगा। जनरली हम स्ट्रेचर बॉन्ड कब यूज करते हैं, जब हाफ ब्रिक की वॉल हो, हाफ ब्रिक की जो वॉल होती है उस केस में हमें स्ट्रेचर बॉन्ड ही यूज करना होता है, उसके साथ हम और कोई बॉन्ड यूज नहीं कर सकते।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। फ्लूइड विच डू नॉट फॉलो द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। मींस दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड किसको कहते हैं कि व्हेन शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy। ठीक है, तो अगर शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन देन इट इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी लगाया गया है। तो अगर कोई फ्लूइड ऐसा फॉलो करता है कि इसका शियर स्ट्रेस जैसे अप्लाई करते हैं तो उसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लीनियर हो, मतलब ये लाइन लीनियर जा रही हो, तो इसको बोलते हैं हम न्यूटोनियन। और नॉन न्यूटोनियन में क्या होगा, या तो ये शियर थिनिंग होगा या शियर थिकनिंग हो, जैसे कि डायलेटेंस हो गया, स्यूडोप्लास्टिक हो गया, तो ये सब कहलाते हैं नॉन न्यूटोनियन। और ये हो गया न्यूटोनियन। तो लीनियरली है तो न्यूटोनियन, नॉन लीनियर है तो नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 151 से लेके 200 क्वेश्चन तक। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।